नमस्कार। बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम आपके सामने हैं। मधेपुरा जिले में भी ढेर सारे छात्रों ने सफलता पाई है, जो दर्शाता है कि मधेपुरा में भी एजुकेशन की क्वालिटी या फिर यहाँ मेहनत करने वाले की कोई कमी नहीं है। हमारे साथ हैं शुभम सुमन, मधेपुरा वार्ड नंबर 4 से हैं। पिता संतोष कुमार सुमन, माता मिताली कुमारी हैं और इनका चयन हुआ है रेवेन्यू अफसर, राजस्व पदाधिकारी के रूप में। और इनका रैंक बीपीएससी में इस बार जो रिजल्ट निकला है उसमें 413वां रैंक है इनका। स्कूलिंग या बाकी चीज़ों के बारे में हम शुभम सुमन से जानेंगे। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई जो है विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल पूर्णिया से की है। उसके बाद मैंने 12th मिथिला पब्लिक स्कूल से किया है, जो फॉरबिसगंज में है जी। मुझे बचपन से ही इंजीनियरिंग करने का ही शौक था, तो इस कारण से मैंने उसी को अपना जॉब के रूप में चुनने के लिए ग्रेजुएशन आईएमयू कोलकाता से बीटेक किया है मैंने। उसके बाद 2.5 सालों तक मैंने जॉब किया है सिनर्जी मैरीटाइम में एज एन इंजीनियर। तो उसके बाद मैं कुछ बोर होने लगा था अपने जॉब से। अच्छा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चूँकि इसमें मुझे काफ़ी देश विदेश घूमने का मौका मिला, काफ़ी कंट्रीज, मेरे अंदर उत्सुकता आई, तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स के लिए जेएनयू में अप्लाई किया। मेरा हो भी गया, तो मैंने बीच में जॉब छोड़ करके फिर मैंने मास्टर्स 2 साल वहाँ से किया। और उसके बाद से ही चूँकि मेरे दादाजी और पिताजी का काफ़ी रहा था कि एक बार मैं परिश्रम करूँ सिविल सर्विसेज की तरफ भी, तो मैं वापस से अपनी पुराने जॉब में जाने की जगह मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, बट वही ट्राई करने में 2 साल में जबकि आमतौर पर जो आपका इंजीनियरिंग का जो आपका ये जॉब था जी या उससे रिलेटेड ये जॉब भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत सारे लोगों का चॉइस भी रहता है कि इंजीनियर बनना जी वगैरह, लेकिन उसे छोड़ करके आप इस सेवा में जी आकर के, ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने समाज की सेवा इसके माध्यम से होगी, बिल्कुल अपने सोसाइटी की। वहाँ अगर जा रहे हैं, देश विदेश जा रहे हैं, तो दूसरे की सेवा कर रहे हैं। ये अपनी सेवा, अपने समाज के लोगों की सेवा। और रेवेन्यू अफसर के रूप में इनका चयन हुआ है, जो कि हम समझते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलाके की तस्वीर जो है, जो बीपीएससी से जो चयनित हुए हैं, वो चाहें तो बदल सकते हैं, बहुत कुछ उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। जी, आपका ये कहना सही है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं उनको हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि वो सर्विस में किस वजह से आए, उनका मोटिवेशन क्या था। बिल्कुल। और मोटिवेशन अगर मेरे ख्याल से समाज के लोगों का हेल्प करना नहीं होता है, जो भी अलग अलग तबके के लोग हैं, जो भी वंचित रह गए हैं कुछ स्कीम से, कुछ अलग अलग चीज़ से, अगर हम उनको 1% भी हेल्प कर पाए, जो भी बिल्कुल अपने कैपेसिटी के अनुसार होता है, तो यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का। तो हर इलाके में जो भी है, जहाँ भी है, तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी आज क्वालिफाई कर रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि हमेशा अपने एक सोसाइटी को आप क्या गिव बैक कर सकते हैं इसके थ्रू, वो ध्यान। आमतौर पर हमारे इलाके में लोग सोचते हैं कि नौकरी हो गई, खुद के लिए हो गई, खुद एस्टेब्लिश्ड हो गया कोई, लेकिन जबकि ये होना चाहिए निश्चित रूप से, खास करके जो लोक सेवक या फिर इसमें इस तरह सिविल सर्विसेज की तरह के जो भी परीक्षाएं हैं या उसमें जो भी जिनका सिलेक्शन होता है, उन्हें चाहिए कि वो जनता की सेवा के लिए, मतलब वो भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अगर इस पद पर आ रहे हैं तो हमें लोगों की सेवा करनी है, जो भी गरीब हैं या वंचित हैं, उनके उत्थान के लिए काम होना चाहिए। शुभम सुमन जी के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि ये इनका तीसरा प्रयास था, और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह एक निरंतर बिना हिम्मत हारे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। कि पहले प्रयास में पीटी क्लियर हुआ था शुभम जी का, दूसरे प्रयास में पीटी भी क्लियर नहीं हुआ था। कहने का मतलब कि वहां अक्सर अधिकांश छात्र टूट जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हम इस लायक, पहले प्रयास में किसी तरह पीटी हो गया, दूसरे प्रयास में वो भी नहीं हुआ, तो हम पता नहीं उस लायक हैं कि नहीं है। लेकिन इन्होंने हिम्मत बटोरी, अपने पर विश्वास कायम रखा, और तीसरे प्रयास में, थर्ड अटेम्प्ट में पूरी सफलता पा ली। पीटी मेंस, इंटरव्यू, सारे जो भी बाधाएं थी सभी को पार कर लिया। फिर आपके परिवार की प्रतिक्रिया कैसी थी इस बार? जी, रिजल्ट के बाद तो प्रतिक्रिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है और काफ़ी
हँसी-खुशी माहौल था परिवार बिल्कुल। वालों का। और पिताजी और माताजी का हमेशा से मेरा सपोर्ट रहा है, क्योंकि जब मैं जॉब छोड़ भी रहा था, तो मैंने उनसे कॉल करके पूछा था कि ऐसा-ऐसा होने वाला है, कुछ टाइम लग सकता है इसमें। तो उन्होंने हमेशा से ही सपोर्ट किया और ये कहा कि नहीं, नहीं, प्रयास करना तो चाहिए। जॉब छोड़ने पर तो अक्सर जो है, अगर ये ऐसी बात हो तो हमारे इलाके में अधिकांश परिवार के लोग नाखुश हो जाएंगे जी, कि एक बिल्कुल। नौकरी एक तो मिली और उस नौकरी को छोड़ रहा है। मतलब अपने पर इतना भरोसा, ये आपको अपने पर भरोसा हो सकता है, लेकिन आप पर परिवार वालों का भरोसा इतना कायम होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, इस बात के लिए मैं हमेशा अपने पेरेंट्स का धन्यवाद भी करता हूँ। और इस मामले में मैं सच में बोलूँगा कि मेरे पेरेंट्स थोड़े-से इस मामले में यूनिक हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल बेझिझक हर जगह पे, हर सेकंड सपोर्ट किया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमारी बातचीत में कि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा पीटी भी नहीं हुआ। जी, तो उन्होंने मुझे इस बात को लेकर नहीं कहा, बल्कि बतौर मोटिवेट ही किया कि ऐसा होता है और ये जो फेलियर है, ये हमारा एक जो प्रोसेस है, ये सफलता का जी, सीढ़ी जी, का, जी। उसी का एक सीढ़ी में से एक 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 है, पार्ट है। एक पार्ट है। हुँ, तो हुँ। बस इसमें आगे बढ़ना है। और एक पुराना कोट भी है कि इट डज़ नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, बट ओनली मैटर्स हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप आफ्टर यू फॉल। सो वहीं से मोटिवेशन लेते हुए मैंने ये तीसरा प्रयास दिया और इसमें सभी चीज़ों पे सफल। अच्छा, एक हमारे जो आगे जो तैयारी, चूँकि इस बार ढेर सारे हम समझते हैं कि आप हैं, आपके अलावे कुछ और छात्र जो हैं मधेपुरा ज़िले से, उन्हें भी सफलता मिली है। और आपकी सफलता देख कर के या फिर आपके इस पॉडकास्ट को देख कर के हम समझते हैं कि कई छात्र प्रेरित होंगे कि अगली बार वो तैयारी करें, वो भी आपकी जगह जो है सफलता हासिल करें। तो हमें एक संक्षेप में ये बता दीजिए कि ये परीक्षा कैसे होती है? इसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू कितने-कितने मार्क्स का? उसमें विषय क्या-क्या है? जी, सबसे पहले तो ये 3 लेवल्स में परीक्षा होती है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होती है, जी, 150 मार्क्स का। जी, ये भी क्वालिफाइंग होती है, जो जी। फाइनल रिजल्ट में आपका इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो इसमें आपको लगभग 91 मार्क्स से ज़्यादा लाना होता है। जनरली लास्ट 5 ईयर का मतलब जो कट ऑफ ट्रेंड, जो है वो हाँ, 91 91 प्लस। मार्क्स के अराउंड रहा है। तो प्रोसेस में ये प्रयास करना चाहिए कि, क्योंकि 100% किसी का भी एफिशिएंसी नहीं बिल्कुल। होता है, तो 100 प्लस सही हो जाए तो उसी का प्रयास करना चाहिए। हुँ, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है मेंस के लिए, तो मेंस में टोटल 5 पेपर्स होते हैं और जिसमें से 3 जो है वो काउंट किए जाते हैं आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में। और जो बाकी 2 पेपर्स हैं ऑप्शनल और ये आपका हिंदी का पेपर, ये दोनों काउंट नहीं होता है, बस क्वालिफाइंग रखा गया है। बाकी तीनों पेपर्स 300 ईच हैं, ऐसे जीएस 1 एंड जीएस 2। अगर यहाँ भी आप क्वालिफाई होते हैं, तो उसके बाद जो थर्ड लेवल है वो 120 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होता पर्सनैलिटी है। टेस्ट। जी। जी, और जी, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, जी, पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू ही पहले इंटरव्यू ही कहा जाता था कहा जाता शायद, था। हुँ। बट अब पर्सनैलिटी टेस्ट इस बात पे चेंज हो गया कि वहाँ नॉलेज का टेस्ट हाँ, नहीं हो बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक पर्सनैलिटी का हाँ, जो भी जी, जी, बंदे जी। आ रहे हैं जी, उसका टेस्ट जी। हो रहा है। नॉलेज का टेस्ट तो इससे पहले वाले स्टेज में हो चुका है, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। रिटन में। तो इस तरह एग्जामिनेशन जो है वो, और ये 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। जो मेंस है पीटी 150 मार्क्स का, और फिर इंटरव्यू 120 का जी, इंटरव्यू है। ये इस एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। एक चीज़ हमें बता दीजिए कि इसकी तैयारी कैसे करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की? छात्र किस तरह तैयारी करें? चूँकि आप सफल हैं, इसलिए आपकी बात छात्र सुनेंगे तैयारी के बारे में। तो आप ये बताएं कि कैसे तैयारी करें? जी, इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन में हैं, अगर उस टाइम से आप स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको एक अर्ली लीड मिलता है, जो कि आगे चल कर के आपका समय भी बचाता है और ग्रेजुएशन के पेपर को आप ऑप्शनल के तौर पे भी रख सकते हैं। तो उसी टाइम से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और डेली मिनिमम, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल के बाद मिनिमम आपको 6 घंटे देने चाहिए पढ़ाई के लिए, जी, सेल्फ स्टडी में। जी। और जो भी बेसिक जनरल बुक्स हैं पहले उनको कवर करना चाहिए, जैसे एनसीईआरटी 6 टू 12 के हो गए, सारे विषयों के। क्योंकि जो जनरल स्टडीज़ है हमारा, उसमें सारे विषयों का टेस्ट होता है। तो एनसीईआरटीज़ हो गए, फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स माने जाते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, या स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए
विपिन चंद्रा हो गए, तो ये सारे जो बुक्स हैं इनको भी धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक रीडिंग जो है, लिटरेचर रीडिंग, ये काफ़ी ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, क्योंकि आप नोट्स वगैरह जो भी कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करती है वो एक शॉर्टकट तरीका है, बट आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो है वो लिटरेचर रीडिंग करना चाहिए, मेरे ख्याल से कम से कम। तो अगर आप ये सब कर ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसके बाद आपको 1 साल के अंदर ज़रूर ही सफलता मिलनी चाहिए, अगर आपने ऑनेस्टली किया है। तो जैसे इसमें एक बात है कि जैसे GS1 और GS2 की बात जी, आपने कही, पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पेपर जो है वो एसे राइटिंग है, जी, तो एसे का पेपर है, तो उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कहाँ से उसमें मटेरियल कैसे और किस तरह के ऐसे पूछे? जी। ऐसे में 3 ऐसे होते हैं, 100 मार्क्स ईच के, जी। 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें जनरली नेशनल इंटरेस्ट, इन्वायरमेंट, इस तरह टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सब विषयों से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ होती है, टॉपिक, और इन्हीं चारों में से किसी में से चूज करके लिखना होता है। जो सेकंड वाला ऐसे होता है वो जनरली सोसाइटी, वुमेन एम्पावरमेंट, इन चीज़ों थीम्स को लेकर के पकड़ के होती है। तो सेकंड ये हो गया, और थर्ड जो है बिहारी प्रोवर्ब, वो कुछ मैथिली या फिर अच्छा, भोजपुरी में ये जो होती है, तो उनको लिखा होता मतलब है हमें लगता है properly। कि स्थानीय चीजों को समझने के लिए, कि जी। आपको समझ है, चूंकि काम करेंगे आप बिहार में बिहार काम में करेंगे, किसी भी ऑफिशियल। एरिया में काम कर सकते हैं, तो हमें लगता है इसके लिए वो चीज जो है वो टेस्ट। मुझे लगता है ये स्टेप अच्छा भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जी। जहाँ आपको काम करना है, आपका कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल होना जी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप लोगों से कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो आप उनका हेल्प कैसे करोगे? जी तो इस कारण से ये जो ऐसे का पेपर है, ये आपका उस क्लैरिटी को भी दर्शाता है, लैंग्वेज आपका किस लेवल पे है, और ऐसे के लिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता है। आप जितना लिटरेचर रीडिंग करते हैं, उन्हीं में से आपका जो कंटेंट है वो दिमाग में रहता है, और सबको जोड़ करके थीम से रिलेट करके आपको वहाँ एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना होता है। तो बस यही ऐसे है। अच्छा, कोचिंग का क्या महत्व है? क्या कोचिंग आवश्यक है या फिर सेल्फ स्टडी? जी, मेरा इसमें ये राय है कि कोचिंग आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। सेल्फ स्टडी से लोग कर सकते हैं ऐसा, और आजकल चूंकि ऑनलाइन है, तो बहुत सारा मटेरियल जो आपको पहले कहीं और जा करके दिल्ली में अवेलेबल होते थे, पटना वो वगैरह आपको में, घर बैठे मिल वो सकता आपको घर बैठे बुक्स भी पीडीएफ के फॉर्म में आप लीगली खरीद सकते हैं, अमेजोन किंडल वगैरह पे, है। तो बिल्कुल वहाँ भी पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से एसेसिबिलिटी जो है तैयारी करने की, वो काफ़ी आसान हो। लेकिन हाँ, कोचिंग एक वो जरिया हो सकता है, किसी को जल्दी करना है, कुछ चीज़ें शॉर्ट में निपटानी है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए वीडियो देखें, बट सिर्फ कोचिंग ही तो हमें माध्यम लगता है कि नहीं। अलग अलग छात्रों पर ये निर्भर करता जी, होगा कि बिल्कुल। कोचिंग की आवश्यकता आपको है या नहीं है। जी, ये अलग अलग, इसलिए कि सेल्फ स्टडी से भी सफल होने वाले छात्रों की संख्या काफी है। काफ़ी। जी। तीसरे प्रयास में आपको सफलता मिली, जी, दूसरे प्रयास में जब पीटी में भी सफलता नहीं मिली, तो अक्सर आपकी जगह बहुत सारे छात्र होते तो वहीं ड्रॉप कर देते, या फिर उनका मनोबल टूट सकता है, क्योंकि जी। 2 प्रयास 2 अटेम्प्ट दे दिए। बीपीएससी की परीक्षा जो होती है उसमें हमें लगता है कि हर एक बार एक टाइम टेकिंग ये एग्जामिनेशन, जी, कि एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा, एक परीक्षा के फाइनल होने के बाद दूसरी परीक्षा की वैकेंसी निकलने से लेकर के रिजल्ट तक का जो समय है वो एक लंबा समय हो जाता है। जी, तो ऐसे में एक मनोबल टूटना भी, वो भी स्वाभाविक है कि मनोबल टूट सकता है किसी का। तो लेकिन आप जो है मतलब हिम्मत हौसला बटोर करके आप आगे बढ़े इसमें। तो असफलता से हार जाने वाले जो छात्र हैं, जो अक्सर डर जाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना? जी, उनके लिए संदेश यही होगा कि जो असफलता है, उससे हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एज़ ए आपका पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसा व्यक्ति दुनिया में कोई भी नहीं होगा। इनफैक्ट जो हमारे महान आइडल्स, पर्सनैलिटीज़, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, सबको किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी पार्ट ऑफ लाइफ में सफलता मिली। बिल्कुल। लेकिन अगर ये वहीं टूट जाते, वहीं अपना काम छोड़ देते, तो आज शायद हमारा देश उस जगह पे नहीं होता जहाँ आज है, जो आज़ादी हम लोग आज घूम रहे हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से जो आप पढ़ते हैं, उन्हीं को सेल्फ मोटिवेशन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
और असफलता को किसी भी इस माइंडसेट नेगेटिव माइंडसेट से नहीं लेना चाहिए। इस माइंडसेट से लेना चाहिए, चूँकि आप कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एक कॉम्पिटिशन में ऐसा होगा ही कि कुछ लोग जो 100% है, सबका तो नहीं होने वाला है। तो आपको बस उस रेस में जो है इतना मेहनत करना है कि आप कम से कम जो कट ऑफ है उसको क्लियर करें। तो बस यही रहती है मैसेज। मतलब कि असफलता को जो है सफलता का एक हिस्सा मान करके, मतलब एक सीढ़ी है असफलता जिस पर कि पैर रख करके हमें सफलता के दरवाजे तक जाना है। ये संदेश है शुभम सुमन का। हम चाहेंगे कि हमारे तरफ से एक छोटी सी याद शुभम जी आप ले जाएं, मधेपुरा टाइम्स की याद जो कि अपने पास आप रखें। आप बहुत हमारे धन्यवाद। स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जी, आपका भी शुक्रिया है कि आपने मुझे बुलाया।